तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो हम एक शानदार सी क्लास कर रहे थे जिसमें हम 7th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे। कुछ कारणवश हमको क्लास बीच में रोकनी पड़ी। अभी तक हम 7th क्लास की हिस्ट्री की जो बुक पढ़ रहे हैं उसके 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। जब जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, टेक्निकल जो इशू आया वो इरप्ट हुआ, उससे पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके थे। तो सेकंड चैप्टर के कुछ की फैक्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं मैं बता रहा था आप लोगों को। हम लोग पढ़ रहे हैं 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी। ठीक है, 7th क्लास वाली। ठीक है भाई, ठीक है, देख लेते हैं। दंतीदुर्ग के बारे में बताना है भाई। दंतीदुर्ग कौन थे? दंतीदुर्ग थे राष्ट्रकूट के जो चीफ थे। वो परफॉर्म हिरण्यगर्भा रिचुअल टू ट्रांसफॉर्म इनटू क्षत्रिय। ये दंतीदुर्ग वो व्यक्ति हैं, वो पर्सनैलिटी हैं हमारे इतिहास की जिन्होंने हिरण्यगर्भा जो एक रिचुअल था वो परफॉर्म किया। क्यों किया ये रिचुअल इन्होंने? ताकि ये क्षत्रिय बन सके, ताकि ये क्या बन सके, जो हमारा जाति सिस्टम है उसमें क्षत्रिय बन सके, जिनको आज के वक्त में राजपूत या फिर इस तरह के नामों से बुलाया जाता है। तो हिरण्यगर्भा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भाई? पहले व्यक्ति इतिहास में हमको जो मिलते हैं वो मिलते हैं दंतीदुर्ग। तो आगे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। और ये कौन से? ये राष्ट्रकूट के चीफ थे। जो राष्ट्रकूट हमारी एक डायनेस्टी हुई उसके ये चीफ थे। कल्हण कौन थे भाई? कल्हण की बात कर लेते हैं। ये संस्कृत हिस्टोरिकल जो पोएम थी, ठीक है, जिन्होंने राजतरंगिणी वगैरह लिखी हैं, कश्मीर के ऊपर जो बुक लिखी है, उनके ये एक पोएट थे जिन्होंने ज़्यादातर जिनका काम संस्कृत में हमको मिलता है। कन्नौज की अगर बात कर लें तो कन्नौज क्या था भाई? कन्नौज का क्या सिग्निफिकेंस है? कन्नौज के अगर सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो कन्नौज का सिग्निफिकेंस ये है कि जो ट्रिपटाइल स्ट्रगल हो रहा था, आप लोगों ने देखा ट्रिपटाइल स्ट्रगल जो था बिटवीन राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, ठीक है, इन तीनों के बीच में जो लगभग 6 साल तक जो संघर्ष चला, 6 ईयर्स तक जो संघर्ष चला, किस चीज़ के लिए चला? वो कन्नौज के लिए ही चले। कन्नौज को कैपिटल बनाने के लिए, कन्नौज पे अपने अधिकार के लिए ही वो संघर्ष जो है लगभग 6 साल तक लगातार चलते रह गया। ठीक है, और वेट्टी की बात करें तो वेट्टी क्या होता है भाई? एक तरह का चोल टैक्स था। ये फोर्स लेबर के तौर पे लिया जाता था, ना कि कैश के तौर पे। तो वेट्टी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमको एक ऐसा भी टैक्स मिलता है जो कि फोर्स लेबर के रूप में लिया जा रहा था, ना कि किसी कैश या फिर पैसे वैसे के रूप में लिया जा रहा था। ठीक है, उत्तर मैरूर की बात कर लें भाई। इस पर भी ना यूपी टेट में सीधा सवाल आया है। ठीक है, देखिए ये इसलिए ज़रूरी है, और ये 7th क्लास की वो सीधा सवाल आया है कि उत्तर मैरूर किसे कहते हैं। ठीक है, ये एक इंस्क्रिप्शन है जो डिटेल देते हैं किसके बारे में? इलेक्शन सिस्टम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द चोल संघ सभा। ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं? हमको ये जानकारी देते हैं इलेक्शन सिस्टम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था चोल सभा का हिस्सा बनने के लिए, उसके बारे में जानकारी हमको कोई देता है तो वो उत्तर में जरूर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये 2nd चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं भाई। हाँ, 4 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखो, मैंने जैसा आप लोगों को बताया, और ये ज़्यादातर PYQs में कहीं ना कहीं पूछे हुए सवाल ही हैं भाई। तो हिरण्यगर्भा रिचुअल जो था वो क्यों किया जाता था वो बताना है। हिरण्यगर्भा रिचुअल्स वॉज परफॉर्म टू, किस लिए परफॉर्म होते थे? कंसोलिडेट मर्चेंट गिल्ड्स? नहीं, आप लोगों को हालांकि इसका पता है। रीबर्थ द सेक्रीफाइस एज क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट बोर्न बाय द बर्थ, ये ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूट गोल्ड कॉइन्स टू द पीजेंट्री, गलत है। डिवोटी रिसोर्स टू टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ये भी गलत है। तो इसका बी आंसर होगा भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं 2nd क्वेश्चन। विच 3 डायनेस्टीज फॉट ट्रिपटाइट स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज? जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ कन्नौज पे अपना अधिकार जमाने के लिए, वो किन लोगों के बीच में हुआ वो बताना है आप लोगों को। तो चोला, चेलाज और पांड्याज थे क्या उसमें? नहीं। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल थे क्या उसमें? इसके बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। तोमर थे, चौहान थे और खिलजी थे क्या?
ठीक है, नहीं ये गलत है। चालुक्य, पल्लव और कदम्बाज थे क्या, ये भी गलत है। तो बी इसका भी आंसर है भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या है भाई, बी है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द चोल लैंड क्लासिफिकेशन लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल वॉज नॉन एज। चोल्स के अंडर में जो ज़मीन थी, जो भूमि थी, वो कितनी तरह से क्लासिफाइड थी, और जो ज़मीन वो लोग भूमि जो हैं वो मंदिर को दे रहे थे, वो किस नाम से जानी जाती थी, वही बताना है। ठीक है, तो क्या वो साल भोग के नाम पे से जानी जा रही थी? नहीं भाई, साल भोग के नाम से तो नहीं जानी जा रही। क्या वो वल्लभगाई के नाम से जानी जा रही थी? नहीं। क्या वो पली छद्दम के नाम से जानी जा रही थी? नहीं भाई, वो जानी जा रही थी देवदाना। वो किस नाम से जानी जा रही थी? देवदान के नाम से जानी जा रही थी। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं भाई। हु बिल्ड द टाउन ऑफ तंजौर एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस निसुम्भासुदनी। ठीक है, निसुम्भासुदनी का जो टेम्पल है, गॉडेस निसुम्भासुदनी का जो टेम्पल है, वो किसने बनाया? टाउन ऑफ तंजौर किसने बनाया, ये बताना है आपको। क्या ये राजा राजवन का काम था? नहीं। क्या ये राजेंद्र वन का काम था? नहीं। ये विजयालय का काम था भाई। फोर्थ का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो भाई, आ जाएगा। ये चैप्टर हमारा थर्ड है, 8 ही चैप्टर है भाई, इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं आप लोगों का। ठीक है, चलिए। अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स। दिल्ली को समझना है सुल्तान्स के अंडर में। ठीक है, तो क्या समझते हैं? राइज ऑफ दिल्ली कैसे हुआ, देख लेते हैं। ठीक है, जब दिल्ली की हम पहली बार एक कैपिटल के तौर पे देखते हैं, तो उस वक्त कौन थे सत्ता में? उस वक्त तोमर राजपूत थे, हु वर सब्सिक्वेंटली डिफीटेड बाय द चौहान्स ऑफ अजमेर इन मिड 12th सेंचुरी। ठीक है, दिल्ली फर्स्ट वॉज टू प्रोमिनेंस एज ए कैपिटल अंडर द तोमर। तो ये ध्यान रखना है। तो दिल्ली सबसे पहले तोमर राजवंश के अंतर्गत जो है कैपिटल बनी। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो कैपिटल बनी। तो ये तोमर राजवंश किसने हरा दिया? ये चौहानों ने हरा दिए। चौहान कहाँ के वाले? अजमेर वाले। कौन सी कुछ वक्त में हराए? 12वीं सेंचुरी में, यानी कि 12वीं सदी में इन लोगों ने हरा दिया। ठीक है, और जो दिल्ली सल्तनत की एक महत्वपूर्ण बात है कि जो रिच जैन मर्चेंट्स थे वो यहाँ पे रहते थे। उन्होंने कई मंदिर बनवाए यहाँ पे, कॉइन्स अपने मिंट बनवाए, ढलवाए उन्होंने यहाँ पे, और नॉन एज दिल्ली वाला हैड वाइड सर्कुलेशन। उनके जो कॉइन थे वो दिल्ली वाला कॉइन के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत जगह नहीं मिलता है। तो कॉइन किस नाम से जाने जा रहे थे? दिल्ली वाले के नाम से। ठीक है भाई, ठीक है। तारीख या तवारीख किसको कहते हैं? तारीख या तवारीख किसको कहता है? पर्शियन हिस्टोरियंस राइट बाय लर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स, secretaries and court poets who advised to sultans to just govern and preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction। तो तारीख क्या होती है? तारीख असल में एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है इतिहास को लिखना। ठीक है, पर्शियन हिस्टोरियंस रिटन बाय तो पर्शियन हिस्ट्री जो पर्शियन हिस्ट्री थी वो दो डिफरेंट लोगों के द्वारा लिखी गई, उसी को तारीख कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा उसमें मत घुसिए, ये कन्फ्यूजिंग मटेरियल है। ठीक है, रजिया सुल्तान की अगर बात करते हैं तो कौन है रजिया सुल्तान? ये बेटी थी इल्तुतमिश की, जिन्होंने 1236 में ये दिल्ली सल्तनत की और सल्तनत काल की पहली और आखिरी महिला शासिका बनती हैं। पहली और आखिरी महिला शासिका बनती हैं। ठीक है, पहली और आखिरी महिला शासिका। ठीक है, ठीक है ना भाई? ठीक है, सॉरी गाइस यार, ये जो आवाज़ आ रही है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। मिनहाज सिराज जो हैं, इनको इनके भाई से ज़्यादा सिराज रिकॉग्नाइज्ड हज एज मोर कैपेबल देन हर ब्रदर। ठीक है, मिनहाज सिराज। तो ये पूछा जा सकता है कि वो कौन इतिहासकार थे, वो कौन ट्रेवलर थे जिनके द्वारा रजिया सुल्तान को उनके भाई से ज़्यादा कैपेबल माना गया? तो उसका जवाब होगा मिनहाजुस सिराज। ठीक है, ही फेल्ट अ फीमेल रूलर चैलेंज द डिवाइनली ऑर्डर सोशल ऑर्डर वेयर वुमेन वाज सबऑर्डिनेट, शी वाज डिपोज्ड इन 1240। तो इनका रूल कब से कब तक रहा भाई रजिया सुल्तान का? ये 1236 से 1240 के बीच में रहा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब देख लेते हैं खिलजी और तुगलक के अंडर में कैसा मामला था भाई।
ठीक है। बंदगान किसको कहते हैं भाई? बंदगान ये एक तरह के स्पेशल मिलिट्री स्लेव्स हुआ करते थे जो खरीदे जाते थे और केयरफुली ट्रेंड किए जाते थे बाय अर्ली दिल्ली सुल्तान्स, पर्टिकुलरली इल्तुतमिश के वक्त तक की बात है ये। और ये की पॉलिटिकल ऑफिसेस, आप लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश की जो अपनी इल्तुतमिश या ऐबक की जहाँ तक बात करते हैं तो ये सब स्लेव डायनेस्टी से इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें से जो है ये ज़्यादातर लोग जो है स्लेव के तौर पर पहले, बंदगान के तौर पर पहले खरीदे गए और फिर इनको ट्रेंड किया गया, इसीलिए ये डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के तौर पे जानी गई। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही थी। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि जो हम्बल बैकग्राउंड के लोग थे उनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दी जा रही थी ताकि जो इलीट वर्ग था, जो शासक के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था या उसको सबॉर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा था या उसकी सत्ता को दबाने की कोशिश कर रहा था, उसको एक शौक दिया जा सके और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बना रहे। ठीक है, तो इसीलिए जब इनको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए जो हम्बल बैकग्राउंड के लोग थे उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी गई। इक्ता सिस्टम की अगर बात कर लें, इक्ता सिस्टम क्या था? ठीक है, मिलिट्री कमांडर्स जो अपॉइंट किए जाते थे गवर्नर के तौर पे या मिलिट्री कमांडर्स के तौर पे, उनको अलग अलग तरह की ज़मीन दी जाती थी जिनको इक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो मिलिट्री कमांडर्स थे या जमींदार थे या गवर्नर्स थे उनको वेतन के तौर पे बड़ी बड़ी ज़मीनें दी जाती थी जिनको इक्ता कहा जाता था। ठीक है, और इक्ता को जो होल्ड करता था यानी कि जो इक्ता का मालिक होता था, इक्ता को जो उस वक्त में पोजेस कर रहा है उसको कहते थे इक्तदार और मुक्ति। ठीक है, यार इक्तदार और मुक्ति। ठीक है, इनका काम क्या होता था? ये मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करते थे, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखते थे और लैंड रेवेन्यू और ठीक है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे अपनी सैलरी के तौर पे भी और बाकी सल्तनत को पहुंचाने के लिए भी। ठीक है, रेवेन्यू रिफॉर्म्स अंडर अलाउद्दीन खिलजी, ये सबसे इंटरेस्टिंग और मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एकदम प्यार है इंडिया में होने वाले सभी एग्ज़ाम से। अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स हुए वो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति थे जो कि लैंड रेवेन्यू असेसमेंट लेके आए और कलेक्शन अंडर डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल लेके आए। तो पहले क्या हो रहा है, इक़्तिदारी के समय हम देख रहे हैं कि जो लैंड रेवेन्यू है वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है? वो इक़्तिदार या मुक्ति के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है। इन्होंने क्या किया? कि पहले इन्होंने सारी की सारी ज़मीन की मापी करवाई, सारी की सारी ज़मीन को मपवाया, उसके बाद में इन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के जो कंट्रोल था उसको डायरेक्ट स्टेट के अंडर में लेके आए। ठीक है, तो उस जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो लोकल चीफ्टन्स थे या फिर जो लोकल कमांडर्स थे या इक़्तिदार थे उनका जो टैक्स लगाने का जो अधिकार था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। ये अलाउद्दीन खिलजी इसीलिए फेवरेट टॉपिक है। 3 टाइप के टैक्सेस उस वक्त में वसूले जा रहे थे। पहले खराज था, ये एक तरह का कल्टीवेशन टैक्स था जो कि लगभग 50% होता था जो भी प्रोड्यूस हो रहा है। मान लीजिए आपके यहाँ 44 क्विंटल अनाज अगर प्रोड्यूस हुआ तो उसमें से 20 क्विंटल आपको स्टेट को देना होगा। फिर टैक्स ऑन कैटल था, ठीक है, यानी पशुओं पे टैक्स था। टैक्स ऑन हाउसेज था, टैक्स ऑन घरों पे भी टैक्स लग रहा था। अदर टैक्सेस में खुम्स था, 1/5 था ये वार ब्यूटी का जो है वार के तौर पे जो भी लूटपाट होती थी उसको वार ब्यूटी कहते थे, उसका 1/5 जो है खुम्स के तौर पे लिया जाता था। ज़कात क्या था? आर्म्स टैक्स ऑन मुस्लिम। ज़कात आप लोग जानते हैं कि मुस्लिमों के जो 5 इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं उनमें से एक ज़कात भी है। ये मुस्लिमों पे लगाया गया एक टैक्स है, ठीक है, जो कि उनको भरना होता था। जजिया क्या होता था? ये जजिया एक टैक्स था नॉन मुस्लिम्स पे। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं मंगोल इन्वेजन। ये भी मतलब एकदम फेवरेट टॉपिक है जिससे प्रेम है मतलब सारे बोर्ड्स को। ठीक है, ये पूछता है, क्या पूछता है कि मतलब कितनी बार अटैक हुआ, किसने अटैक किया, ये सभी पूछता है। चंगेज़ खान के अंडर में जो वॉर थे या अटैक्स थे वो बढ़ गए ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये मंगोलों के इन्वेजन अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में बढ़े, ये आप लोगों को बताना है। इंक्रीज हुए भाई, डिक्रीज नहीं। ठीक है, एंड मोहम्मद तुगलक फोर्सिंग देम टू मोबिलाइज एक्सेप्शनली लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त में ही मुग़लों के अटैक जो है दिल्ली सल्तनत पे पाए जाते हैं, और जिन्होंने इनको फोर्स किया बड़ी बड़ी आर्मी इस तरफ मोबिलाइज करने के लिए और रखने के लिए भी। ठीक है, अगर न्यू रूलिंग ग्रुप्स की बात करें कि कौन कौन से नए राज करने वाले ग्रुप्स इमर्ज हुए, तो उसमें थे, आप देखते हैं, सैयद ग्रुप्स थे, लोधी था, लोधी डायनेस्टी, ठीक है, दिल्ली और आगरा 1526 तक, ठीक है। उसके बाद में जौनपुर जैसे रीजन डेवलप हुए, बंगाल हुआ, मालवा हुआ, गुजरात हुआ, साउथ इंडिया हुआ। इन सभी एरियाज़ को, जो कि पहले मतलब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, उसके बाद में आप देखेंगे कि हर जगह पे एक छोटी मोटी सल्तनत जो है अपने आप में इमर्ज की, जिसको बाद में मुग़लों ने जो है अपने राज्य में मिलाया, ठीक है। और न्यू मार्शल ग्रुप्स भी उभरे, जैसे अफगान और राजपूत। शेर शाह सूरी की अगर बात करते हैं तो ये 1540 से 1545 के बीच में जो है राज करते हैं। आप सब जानते हैं कि इन्होंने हुमायूं को भारत से बेदखल करके उनको भगा के दिल्ली को कैप्चर किया, ठीक है, और सुर डायनेस्टी की स्थापना की, जो कि लगभग 5 साल ही चली। उसके बाद में इनको डिथ्रोन कर दिया गया। ही इंट्रोड्यूस हाईली इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इनके भी जो रिफॉर्म सिस्टम है शेर शाह सूरी के भी, वो भी हमारे सभी एग्ज़ाम्स में लगभग पूछा जाता है। तो ज़्यादातर जो इनके रिफॉर्म्स थे वो अलाउद्दीन खिलजी से लिए गए थे, उनसे इंस्पायर्ड थे, विच लेटर सर्व एज द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल फॉर, और जो कि शेर शाह सूरी का जो मॉडल था वो बाद में अकबर के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है। और अकबर अपने बहुत सारे कामों में यहाँ से या तो इंस्पायर्ड होते हैं या यहाँ से कॉन्सेप्ट को ले रहे होते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई, की फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। दहली वाल क्या था भाई? दहली वाल बताइए। जो कॉइन्स मिंट किए गए थे दिल्ली में अंडर द तोमर्स एंड चौहान दैट हैड वाइड सर्कुलेशन, जो तोमर और चौहान के अंडर में कॉइन्स मिंट हुए दिल्ली में, उनको हम दहली वाल कहते हैं। बंदगान क्या है भाई? बंदगान एक मिलिट्री स्लेव्स होते हैं जिनकी कीमत काफ़ी होती है। ये हाईली ट्रेंड होते हैं, केयरफुली इनको ट्रेंड किया जाता है और सुल्तान के बहुत करीबी होते हैं। और इल्तुतमिश के वक्त तक इनको बहुत महत्व दिया गया। बलबन ने आके बल्कि इस परंपरा को थोड़ा ख़त्म किया। मुफ्ती और इक़्तिदार कौन होते थे भाई? मुफ्ती और इक़्तिदार वो होते थे जो होल्डर होते थे इक़्ता के, लैंड असाइनमेंट के, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ट्रूप्स एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू। खराज क्या है भाई? लैंड टैक्स ऑन एग्रीकल्चर कल्टीवेशन है भाई ये, विच अंडर अलाउद्दीन खिलजी रोज टू 50%। ये एक लैंड टैक्स है ऑन एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के वक्त तक आते आते लगभग 50% तक पहुँच गई थी। शेर शाह सूरी की अगर बात करें हम, रूलर हु इंट्रोड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन दिल्ली लेटर अडोप्टेड बाय मुगल एम्परर अकबर। शेर शाह सूरी सुर डायनेस्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। कब इन्होंने सुर डायनेस्टी की स्थापना की? इन्होंने 1540 से 1545 तक राज किया भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए ठीक है। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई 3rd चैप्टर की, ठीक है। रजिया सुल्तान की देख लेते हैं। ये रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन विच ईयर? बताइए किस साल की बात है ये? क्या 1936 की बात है? नहीं भाई, 1936 में वो सल्तनत पे गद्दी पे बैठी थी। 1940 की बात है ये, ठीक है। ये सॉरी 1240 की बात है, सॉरी गाइस, ये 1240 की बात है जब इनको सल्तनत से हटा दिया गया, ठीक। ठीक, अंडर द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी खराज वाज टैक्स लेवाइड ऑन। बताओ भाई खराज क्या होता था? खराज के टैक्स क्या होता था भाई बताओ, ठीक है। अरे भाई जस्ट अभी तो पढ़ा है। कल्टीवेशन कल्टीवेशन पे जो टैक्स लगता था जो लगभग 50% तक पहुंच गया था अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में, उसी को खराज कहते हैं। इसमें क्या दिक्कत है बताओ, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इक्ता सिस्टम, ठीक है। इक्ता सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट देख लेते हैं। मुक्तीज वर रिक्वायर्ड टू लिव इनसाइड देयर असाइंड इक्ताज परमानेंटली। नहीं, ये परमानेंट नहीं था भाई, ठीक है। ये परमानेंट एकदम नहीं था भाई, ठीक है। तो द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वर टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये सही है भाई। तो इसका क्या होगा भाई? 3rd का होगा आपका बी आंसर, ठीक है, यानी कि 2 ओनली। तारीख और तवारीख वर रिटर्न इन विच लैंग्वेज? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सुल्तनत। तारीख और तवारीख किस भाषा में लिखे गए? तो पर्शियन में थे यार, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है, ये पर्शियन में थे। चलो भाई 4th चैप्टर की तरफ बढ़ जाते हैं।
अब हम मुगल्स को, प्राइमरीली मुगल्स को देखते हैं, अभी तक दिल्ली सल्तनत पे भी थोड़ी नज़र। देखो भाई, इस चैप्टर में आप लोगों के जो आगामी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो हरियाणा पीजीटी हो, जो आने वाले वक्त में एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए क्विक रिवीजन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी से जो मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं, कुछ भी कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इससे मिसिंग नहीं है। रही बात कॉन्सेप्ट्स की, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस लेवल पे अब आप लोग पहुँचे हैं, उस लेवल पे कॉन्सेप्ट आपको याद रह जाता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिवीजन, और ये मैटर करता है कि हम उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक रिपीट कर लें, क्योंकि कई बार सीधा सीधा टीचिंग के एग्जाम्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए जा रहे होते हैं, ठीक है, या फिर एसएससी लेवल पर जो है इनसे सीधे क्वेश्चन उठाए जा रहे होते हैं, ठीक है। लीनेज की बात कर लेते हैं। अगर मुगल्स की लीनेज की बात करी जाए, तो मुगल्स की लीनेज को देखते हैं कि वो मदर की साइड से क्या थे, चंगेज़ खान यानी मंगोल थे, और फादर की साइड से वो क्या थे, वो तैमूर के डिसेंडेंट थे, ईरान, इराक और तुर्की वाले क्षेत्र से, ठीक है। तो लीनेज को अगर देखा जाए तो ये दोनों चंगेज़ मंगोल और तैमूरी सल्तनत दोनों के ही लीनेज से डिसेंडेंट थे। नेम की अगर बात करें, नेम प्रेफरेंस, दे प्रेफर टू बी कॉल्ड तैमूरीज रादर देन मुगल्स और मंगोल्स, बिकॉज चंगेज़ खान्स नेम वाज एसोसिएटेड विद द मासेकर्स एंड देयर राइवल्स विद उज्बेक्स। तो ये क्या, किस नाम से खुद को बुलाए जाना पसंद करते थे, ये अपने आप को तैमूरीद बुलाना पसंद करते थे, ना कि मुगल्स और मंगोल। क्यों? उसका कारण ये था कि जो चंगेज़ खान हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, बड़े बड़े मसेकर्स उन्होंने किए, इसीलिए, और उनकी जो उज्बेक से दुश्मनी थी वो भी एक कारण था। अब बाबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। मंगोल में बाबर सबसे पहले आ रहे हैं, तो बाबर साहब का समय क्या है, 1526 से 30 का समय है भाई इनका, ठीक है, ठीक है। ये तो इनको 12 साल की उम्र में फरगना मिला था, ठीक है, बट वो, ठीक है, बट वाज ड्रिवन आउट बाय द उज्बेक्स, बट फरगना से इनको उज्बेक्स ने खदेड़ दिया, और ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504 एंड डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 यूजिंग फायर आर्म्स एंड कैनन्स इफेक्टिवली। तो होता क्या, मैं पूरी कहानी आपको समझा देता हूँ कि बाबर जो है 12 साल की उम्र में इसको फरगना मिलता है, बट ये उज्बेक से इनके लगातार टसल चल रहे हैं, तो उज्बेक इनको धकेल देते हैं, बट फिर से ये 1504 में काबुल को कब्जा लेते हैं, बट इनको लगातार अपने जो टसल्स झेलने पड़ते हैं, तो इनको एक सेफ स्पेस चाहिए था। तो उस वक्त में इब्राहिम लोदी भारत, इंडिया में रूल कर रहे थे एज अ दिल्ली सल्तनत के एक रूलर। तो ये यहाँ आते हैं, दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हराते हैं 1526 में, फायर आर्म्स और कैनन्स का इफेक्टिवली यूज करके, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स लैग कर रहे थे जहाँ पे, ठीक। चलिए, मुगल ट्रेडिशन और सक्सेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो है मुगल डिडेंट फॉलो ये क्या है, ये प्रीमोजेनेचूर, अरे यार सॉरी, जिस एक परंपरा में सबसे बड़ा जो बेटा ही सल्तनत पे काबिज होता है आके, उस परंपरा को ये लोग फॉलो नहीं करते थे। ये तैमूरीद कस्टम को फॉलो करते थे, जिसमें एम्पायर सभी बेटों में बट जाता था, ठीक है, ठीक है। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स के साथ इनके वो कैसे थे, बैलेंस ऑफ पावर देख लेते हैं। मुगल्स फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग अदर ओपोनेंट्स। मुगल्स जो मानते थे कि वो किसी को हरा देना है बट ह्यूमिलेट नहीं करना है, तो ये एक अच्छी पॉलिसी थी इनकी। सिसोदिया और राजपूत से अगर बात कर देते हैं, तो व्हेन डिफीटेड दे वर ट्रीटेड ऑनरेबली। तो जब इन्होंने सिसोदिया राजपूत को हराया तो उनको ऑनरेबली ट्रीट किया, ठीक है, रिसीविंग देयर लैंड बैक एज असाइनमेंट्स, और उनको उनकी ज़मीनें वतन जागीर के तौर पे वापस कर दी। जो कई सारी राजपूत फैमिली थी, उन्होंने अपनी मैरिड देयर डॉटर्स इनटू द मुगल फैमिली टू सिक्योर हाई पोजीशन। तो कई सारी राजपूत परिवारों ने अपनी बेटियों की जो शादी है वो मुगलों के यहाँ की, ताकि वो हाई रैंक उनको मिल सके, ठीक है। मनसबदारी और जागीरदारी की बात करें तो मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे, मनसब क्या होता था कि इंडिविजुअल होल्डिंग ऑफ मनसब होता था, ठीक है, एक रैंक होती थी मुगल सर्विस में, ठीक है। मनसब आपको दिखाता था कि आप कितनी ज़मीन के मालिक हैं, कितने घोड़ों के मालिक हैं, ठीक है। द ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता था, फिक्स्ड 3 डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स थे इसके, रैंक और सैलरी। द ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, रैंक और सैलरी। रैंक डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात।
न्यूमेरिकल एक वैल्यू थी जात, जिसमें हायर द जात हायर द पोजीशन एंड द सैलरी, जितनी ज़्यादा जात आपकी उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी और पोजीशन होती थी। जात से आपका क्या मतलब है, यानी जात से मतलब ये था कि आप कितनी आर्मी अपने पास रख रहे हैं, उसका मतलब था। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें, मनसबदार हैड टू मेंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार, तो कितने सवार कैवेलरी मैन वो रख रहे हैं, उससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा आपको लगता है। ठीक है, ठीक है। अगर जागीर की बात करें तो जो मुग़ल के वक्त में जो सैलरी दी जाती थी वो लैंड रेवेन्यू के तौर पे असाइनमेंट्स किए गए इक्ता के रूप में दी जाती थी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता था, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मुफ्ती और मनसबदार में क्या डिफरेंस था कि मनसबदार को उस ज़मीन पे जाके रहने की ज़रूरत नहीं थी, डिडंट लीव और इन एडमिनिस्टर देयर जागीर, देयर सर्वेंट्स कलेक्टेड द रेवेन्यू वाइल दे सर्व इन द अदर रीजन्स। ठीक है, तो पहले क्या था कि मुफ्ती क्या कर रहे थे, उस क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे थे, उस क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहे थे, उस क्षेत्र से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। बट मुगल्स के समय में ये मामला बदल गया। मुगल्स के समय में क्या हो गया, मान लीजिए कोई राजपूत सल्तनत है, वो राजपूत में उसको जो वतन जागीर दे दी गई, पर जबकि वो जाके कहाँ लड़ रहा है, वो अफगान बॉर्डर पे लड़ रहा है खुद, जब अपनी आर्मी लेके। तो यहाँ पे उनका वतन जागीर चल रहा है, उनके बाकी के परिवार के लोग देख रहे हैं उनको, उनके जो सर्वेंट्स हैं वो देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं था वो उसी पे रहे। सिस्टम डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है, तो अकबर के समय में से डिक्लाइन थोड़ा सा मतलब डाउन होना शुरू हुआ। जागीर जो है रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू मनसबदार सैलरीज। ठीक है, तो जो रेवेन्यू था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ। बाय औरंगजेब के शासन तक मनसबदार कॉज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ जागीर, मनसबदार इतने हो गए कि जागीरें कम पड़ गई। ठीक है, ठीक है, तो जागीरदार क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेवेन्यू लेते थे, जो कि सीवियर डिस्ट्रेस टू पीजेंट्री का हो जाता था, जिसके कारण जो किसान थे उनके अंदर में मुग़लों के खिलाफ एक नफ़रत की भावना पैदा होती गई, इनके खिलाफ एक भावना ऐसी पैदा होती गई जो कि आगे चल के इनके फेवर में काम नहीं की। ठीक है, जब्त और जमींदार की बात कर ले तो जब्त जमींदार क्या होता था, अ सिंगल टर्म यूज बाय द मुगल्स टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरीज वेदर लोकल विलेज हेडमैन और पावरफुल चिफ्टन। अगर मुगल के समय में अगर इसकी बात करें तो जितने भी विलेज हेडमैन हों, पावरफुल चिफ्टन्स हों, सब के लिए एक वर्ड वो यूज करते थे, वो होता था जमींदार। टोडरमल के रिफॉर्म क्या थे, अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर थे ये। ठीक है, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया। ठीक है, सर्वे किया इन्होंने क्रॉप फील्ड्स का, प्राइजेस का और कल्टीवेटेड एरियाज़ का 1570 से 1580 के बीच में। जब्त क्या था, एक रेवेन्यू सिस्टम था, वेयर टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश एंड प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद डिस्टिंक्ट टैक्स शेड्यूल्स। तो जब्त जो सिस्टम था वो टोडरमल जी ने लागू किया। इट वाज अप्लाइड इन द एरियाज वेयर लैंड कुड बी सर्वेड एंड मेजर्ड, नॉट पॉसिबली बंगाल एंड गुजरात। ठीक है, ये उन क्षेत्रों में अप्लाई हुआ। इट वाज अप्लाइड इन द एरियाज वेयर लैंड कुड बी सर्वेड एंड मेजर्ड, नॉट पॉसिबल इन बंगाल एंड गुजरात। बंगाल और गुजरात में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सिर्फ वहीं हो पाया था जहाँ पे ज़मीन की थोड़ी पैमाइश हो गई थी। अबुल फजल की बात कर लेते हैं, अकबरनामा और आइन अकबरी की बात कर लेते हैं। अबुल फजल ने लिखा है इसको, आप सभी जानते हैं, ये क्लोज फ्रेंड थे अकबर के, हु रोट 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ हिज रेन टाइटल अकबरनामा। ठीक है, वॉल्यूम 1 किस चीज़ से डील करता है, डील्स विद अकबर्स एंसेस्टर, अकबरनामा। वॉल्यूम 2 किस चीज़ से डील करता है, अकबर के सल्तनत काल से। और वॉल्यूम 3 आइन अकबरी, डिटेल्स अकबर से एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, हाउस होल्ड, रेवेन्यू, ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइजेस एंड वेजेस। ठीक है, इन सारी चीज़ों से जो डील करते हैं। सुलह कुल क्या था भाई, ये अकबर की एक यूनिवर्सल पीस और टॉलरेंस की पॉलिसी थी। यूनिवर्सल, इस पे भी अभी क्वेश्चन आया भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आया इस पे। ठीक है, ठीक है, विच रिजेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग अपोजिट रिलीजन्स एंड प्रमोटेड इथिक्स, जस्टिस एंड पीस। तो क्या इथिक्स, जस्टिस एंड पीस, यूनिवर्सल पीस एंड टॉलरेंस की ये लोग बात कर रहे थे, और ये मोनार्क थे भाई। ठीक है, मुगल एम्पायर
17वीं सेंचुरी और उसके बाद में कैसा था। इनइक्वालिटी, ठीक है, डिस्पाइट इनॉर्मस कमर्शियल प्रोस्पेरिटी इनइक्वालिटी वाज स्टार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इनइक्वालिटी बहुत बढ़ चुकी थी। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 20th सेंचुरी ऑफ शाहजहां रेन नाउ सो दैट लगभग 5.6% ऑफ टोटल मनसबदार्स 445 आउट ऑफ 8,000 जो कि 61.5% टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ एम्पायर का जो है सैलरी के रूप में दे दिया गया था। ठीक है, राइज ऑफ रीजनल पावर की बात कर लेते हैं। अ सेंट्रल मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन इन द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी। पावरफुल गवर्नर्स कंसोलिडेटेड इंडिपेंडेंट रीजन स्टेट्स लाइक हैदराबाद एंड अवध। ठीक है, तो जब इनकी जो 17वीं और 18वीं सेंचुरी आते आते इनका जो कंट्रोल था वो कम होता गया, जिसका लाभ उठा के रीजनल पावर जैसे हैदराबाद और अवध वगैरह ने अपनी सल्तनत जो है काबिज करना शुरू कर दिया भाई। ठीक है, ठीक है, जात क्या होते थे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी जो कि रैंक और सैलरी को बताती थी। सवार क्या होते थे, नंबर ऑफ कैवेलरी मैन होते थे मनसबदार्स वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन। वतन जागीर क्या होता था, एंसेस्ट्रल लैंड्स ऑफ डिफीटेड राजपूत चीफ्टन्स रिटर्न टू देम बाय द मुगल्स। राजा टोडरमल का किस चीज़ के लिए जाते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के, और इन्होंने लैंड टैक्स सर्वे और जब्त सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लैंड टैक्स सर्वे और जब्त सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सुलह कुल क्या है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल पीस एडमिनिस्ट्रेटिव टॉलरेंस इंस्टीट्यूटेड बाय अकबर। ठीक है, तो सुलह कुल का कॉन्सेप्ट अकबर लेके आए थे, यूनिवर्सल पीस की बात करता है। चलिए भाई क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थर्ड वॉल्यूम ऑफ अबुल फजल्स अकबरनामा विच डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस होल्ड आर्मी एंड रेवेन्यू इज टाइटल्ड एज आईन अकबर। यार इसका हम सबको पता है, छोड़िए इसमें क्या ही डिस्कशन है। अंडर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डिड द टर्म जात रिप्रेजेंट। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जात क्या थी, इस पे हमेशा आदमी कंफ्यूज होता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द नंबर ऑफ इन्फेंट्री ट्रूप्स अंडर अ जनरल, जो पैदल चाल वाले जो सैनिक थे क्या उनका नंबर, नहीं, जात उनको नहीं कहते थे। द पर्सनल रैंक एंड सैलरी ऑफ मनसबदार, ये सही है भाई। ठीक है, अ टैक्स डिवाइड ऑन रिलीजियस पिलग्रिम्स, नहीं ये गलत है। अ डेस्टिनेशन ऑफ विलेज हेडमैन, नहीं ये सॉरी डेजिग्नेशन। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इनहेरिटेंस सिस्टम फॉलोड बाय द मुगल्स इन्वॉल्विंग द डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल सन्स वाज नोन एज। ठीक है, तो मुगलों ने जो सिस्टम फॉलो किया था अपनी जो विरासत में उनको चीज़ें मिल रही थी उनको डिवाइड करने की, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, उनको बताना है भाई आपको क्या कहते हैं। उनको कहते हैं कॉपर्सनरी। ठीक है, उनको कहते हैं कॉपर्सनरी। ठीक है, बी आंसर है इसका। द जब्त सिस्टम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिफिकल्टीज इन सर्वे ड्यू टू डिफिकल्टीज इन सर्वे लैंडिंग। तो यार ये आप लोगों को पता है पंजाब और गुजरात, इसका गुजरात और बंगाल होगा। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर पे आ जाते हैं भाई, फिफ्थ चैप्टर पे आ जाते हैं। ठीक, ख़त्म कर लेंगे यार हम इसको, मतलब अगले 20-30 मिनट में, मुझे लगता है 20 मिनट काफ़ी होगा। तो दोस्तों अभी तक जो बातचीत हमारी हुई, अभी तक जो हमने देखा वो आप लोगों को समझ आ रहा है, याद हो रहा है। ठीक है, मतलब मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप लोग ये बताइए। बाकी चीज़ें सारी चीज़ें छोड़िए आप। क्या हम इन नोट्स को और इलोबरेटिव वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें, क्या इतना काफ़ी है एक क्विक रिवीजन के लिए? क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों में से कई साथियों ने पहले से एनसीईआरटी को पढ़ रखा होगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ चैप्टर देख लें। और ये भाई बहुत ज़रूरी है, मतलब सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। सीटेट हो गया, कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम हो गए, टीजीटी एग्ज़ाम हो गए, यूपी में एग्ज़ाम हो गए। भाई इतने सैलरी आ रही है, यूपी में चुनाव का वक्त है, आप लोगों को जॉब ले लेनी है भाई। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये वक्त है जब अपनी एक जॉब आप लोगों को फाइनल कर लेनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे चैप्टर फिफ्थ में। बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़, देख रहे हैं क्या क्या बढ़िया टाइटल थे। ठीक है, वर्ण सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण प्रिस्क्राइब बाय ब्राह्मण्स।
ट्राइबल सोसाइटी डिडंट फॉलो दीज रूल्स नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू अनइक्वल क्लासेस। तो ये कह रहा है कि जो हमारी आज की ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है वो वर्ण सिस्टम जो ब्राह्मणों ने बनाया हुआ है उसके आधार पे समाज को फॉलो करते हैं, और ये जो ट्राइबल सोसाइटी है हमारी वो इन रूल्स और उस चीज़ों को टर्म्स को नहीं मानती है। वर दे डिवाइडेड इनटू अनइक्वल क्लासेस, ठीक है, वो अनइक्वल क्लासेस में भी नहीं डिवाइडेड हैं, वो इक्वेलिटी में बिलीव करते हैं जो हमारे ट्राइबल सोसाइटी हैं। ट्राइबल लाइफ की अगर बात कर लेते हैं तो ये यूनाइटेड बाय किनशिप होता है, किनशिप बॉन्ड्स, ऑब्टेनिंग लाइवलीहुड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग और हर्डिंग, दे वर कंट्रोल लैंड एंड पॉस्चरस जॉइंटली, ठीक है। तो यार देख मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स मिलते हैं हमको यहाँ पे, ठीक है, समझने वाली बात है। हु आर ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल होते कौन है? ट्राइबल हिस्ट्रीज आर लार्जली रिकन्स्ट्रक्टेड यूजिंग ओरल ट्रेडिशंस। जो ट्राइबल लोगों की हिस्ट्री है वो ओरल ट्रेडिशंस को ध्यान में रखकर ही बनाई जा सकती है। रिच कस्टम्स पास डाउन जनरेशंस एज रिटन रिकॉर्ड्स आर रेयर। जो उनका कस्टम्स हैं वो ओरली चीज़ों को याद करते हैं और जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट ट्राइब्स की अगर बात कर लें, ये देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है। प्रोमिनेंट ट्राइब्स की बात कर लें, पंजाब में देख लें तो खोखर्स थे जो कि 13वीं से 14वीं सदी में मिलते हैं, गख्खर थे, ठीक है, हुज चीफ कमाल खान गख्खर वाज मेड अ मनसबदार बाय अकबर, ठीक है। देख कितना मस्त सवाल है ये। गख्खर्स कौन थे? जो कि एक तरह का ट्राइब था पंजाब का, जिनके जो चीफ थे गख्खर, गख्खर को अकबर ने मनसबदार बनाया था अपने वक्त में। मुल्तान और सिंध में कौन पाए जा रहे थे? ठीक है, मुल्तान और सिंध में पाए जा रहे थे ये लेंगहाज और आरगुन्स। लेंगहाज और आरकून कहाँ पाए जा रहे थे? मुल्तान और सिंध में। नॉर्थ वेस्ट में कौन पाए जा रहे थे भाई? ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में बता देते हैं बलोचीज पाए जाते हैं जो कि छोटे छोटे क्लेन्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है, जो कि छोटे छोटे क्लेन्स में डिवाइडेड है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद में बिहार और झारखंड देख लेते हैं, ठीक है। बिहार और झारखंड में देखते हैं चेरोज, ये अकबर के जनरल राजा मान सिंह ने इनको डिफीट किया 1591 में और कम्प्लीटली सब्जुगेट कर दिया औरंगजेब ने इनको, ठीक है। तो कम्प्लीटली किसने सब्जुगेट कर दिया? औरंगजेब ने, ठीक है। एक सेकंड गाइस, चलिए, ठीक है। उड़ीसा और बंगाल को देख लेते हैं। मुंडाज और संथाल पाए जा रहे हैं उड़ीसा और इसमें बंगाल में, मुंडा और संथाल। यार ये डाउट है, ये झारखंड में थे, ठीक है। मुंडा तो ठीक है, संथाल तो झारखंड में थे भाई, ठीक है। इसको सही कर लेना यार, कोई मिस प्रिंट हो गया होगा। वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की बात कर लेते हैं तो भील्स पाए जाते थे। ट्रांजिशन टू सेटल एग्रीकल्चर एंड बिकम जमींदार बाय द लेट 16th सेंचुरी, ठीक है। जो भील्स थे वो बाद में चल के जमींदार बन गए 16th सेंचुरी के आसपास। साउथ और सेंट्रल इंडिया में बात करते हैं कोलीज, बेराड्स, कोराग्स, वेटार्स, मरवर्स एंड गोंड्स, ये सब पाए जाते थे, ठीक है भाई। इनको देख लेना यार, पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे भाई, याद हो जाएंगे ये लोग। बार बार पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, चीज़ों के टच में रहिए, मैं बता रहा हूँ अपने आप याद हो जाता है। ऐसी भी कोई बहुत मतलब 30 मार्क वाली चीज़ नहीं है। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, तो जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे, जो यानी कि जो खेती बाड़ी कर, तो वो जो मूवमेंट पे रहते थे और पशु पालते थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका काम होता था, ये अपने पशुओं को लेके लंबा लंबा सफ़र करते थे और मिल्क और पेस्ट्रल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते थे। जो चरवाहे के प्रोडक्ट्स थे और दूध थे, उन पे ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। दी एक्सटेंड घी, वूल एंड एनिमल्स फॉर ग्रेन, क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स। क्या घी, वूल और एनिमल्स इन रिटर्न ऑफ ग्रेन, क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स विद सेटल एग्रीकल्चरर्स। बंजारा कौन थे? हाँ, इस पे सवाल बार बार पूछा जाता है भाई, है ना, ठीक है। तो बंजारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे ये। इनका जो कारवा था वो टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज देम टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू सिटी मार्केट्स। सुल्तान अलाउद्दीन इनको यूज करते हैं ग्रेन को, यानी कि गेहूँ वगैरह को
सिटी मार्केट पहुंचाने के लिए। दी ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर अ मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स, और ये मुगल आर्मी के लिए भी मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान अनाज वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्की, इमरजेंस ऑफ जाति, इकोनॉमिक ग्रोथ लेड टू द राइज ऑफ स्पेशलाइज्ड सब कास्ट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ने जो है स्पेशलाइज सब कास्ट को जन्म दिया, जिनको जाति कहते थे, विद इन वर्नास, जो कि वर्णा के भीतर ही थे। एग्जाम्पल स्मिथ्स, कारपेंटर्स, मेसन एंड रथाकर्स, चैरियट्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लुहार पैदा हो गए, ठीक है, कारपेंटर्स बढ़ई हो गए, मसन हो गए और रथाकार्स हो गए, तो ये सब बने। राइज ऑफ राजपूत की बात करें, हाँ ठीक है, न्यू राजपूत कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे हुनास को इन लोगों ने राजपूत मान लिया, चंडेलास को मान लिया, चालुक्यास को मान लिया। ये 11th से 12th सेंचुरी में पावरफुल हुए एंड दी रिप्लेस्ड ओल्डर रूलर्स एंड सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइबल फैमिलीज टू इंटीग्रेट इनटू द कास्ट सिस्टम। तो जो पुराने राजपूत परिवार थे उनको इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अ क्लोजर लुक टू द गोंड्स, गोंड्स की अगर बात कर लेते हैं तो सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, लिव्ड इन द फॉरेस्ट रीजन ऑफ गोंडवाना, गोंड जो थे गोंडवाना में रहते थे। ये क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, गरखा कटांगा, अ पावरफुल गोंड किंगडम विद 70,000 विलेजेस एज रिकॉर्डेड इन द अकबरनामा। गरहा कटांगा, गरहा कटांगा में एक पावरफुल इनकी सल्तनत थी, जैसा कि अकबरनामा में मेंशन है। लगभग 70,000 विलेजेस थे इनके। एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम था, डिवाइडेड इनटू गर्स। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम था और गढ़ में बटा हुआ था, क्लेन में। फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 84 यूनिट्स ऑफ 84 विलेज एंड सब डिवाइडेड इंटू बरहत्स 12 विलेज। ठीक है, क्या मस्त सिस्टम था, मतलब देख रहे हैं, पहले सबसे ऊपर सेंट्रलाइज था, फिर उसके बाद में गढ़ में बटा हुआ था यानी क्लैन के आधार पर, फिर 84 में बटा हुआ था यानी 84 विलेज के एक समूह को एक सब डिवीजन टाइप बनाया हुआ था, फिर और फर्दर सब डिवाइडेड थे 12 विलेज के ग्रुप में। तो ये था सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। गोंड सोसाइटी बिकम अनइक्वल एज ब्राह्मण्स रिसीव लैंड ग्रांट्स। ठीक है, तो गोंड सोसाइटी अनइक्वल बन गई क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे लैंड ग्रांट्स ले रहे थे। ठीक है, अमनदास, द गोंड राजा अज्यूम द टाइटल संग्राम शाह। तो संग्राम शाह किसने लिया, अमन दास ने। ठीक है, ये कौन थे, ये गोंड राजा थे भाई। His son दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, डॉटर ऑफ सलवाहन द चंदाल राजपूत राजा ऑफ महोबा। ठीक है, तो इनके जो बेटे थे दलपत, उनकी शादी हुई दुर्गावती से, जो कि कौन थे, राजा चंडेल राजा महोबा के बेटी थी। फॉल ऑफ गरहा कटांग की बात करें, रानी दुर्गावती रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर सन वीर नारायण। मुगल फोर्सेस अंडर आसिफ खान अटैक्ड इन 1565। रानी दुर्गावती एंड हिज सन डाइड फाइटिंग ब्रेवली, मुगल्स लूटेड वास्ट वेल्थ। ठीक है, तो गरहा कटांग कब फॉल हुआ इनका, तो जो रानी दुर्गावती थी वो अपने एक छोटे बच्चे के बिहाफ पे, जिनका नाम वीर नारायण था, उनके बिहाफ पे राज कर रही थी। तो मुगल्स ने आसिफ खान को भेजा 1565 में कि दुर्गावती को अपने अंडर सबॉर्डिनेट कर लिया जाए। तो ये गए, इन्होंने वहाँ पे जाके इनको हराया और रानी दुर्गावती अपने बेटे के साथ लड़ते हुए मारी गई। ठीक है, अगर अहोम की बात कर लिया जाए दोस्तों, अहोम कौन थे, अहोम कौन से थे भाई, ये माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम म्यांमार थे 13th सेंचुरी में। तो ये म्यांमार से आके ब्रह्मपुत्र वैली में बसने वाले लोग थे, जिनको अहोम कहते थे। सप्रेसिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुइयांस, तो जो पहले से पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था भुइयांस का, पॉलिटिकल मतलब कौन थे, ये लैंड लॉर्ड्स थे, उनके सिस्टम को इन्होंने आगे सप्रेस कर दिया और अपना चलाना शुरू कर दिया। मिलिट्री पावर की अगर बात करें, बिल्ड अ पावरफुल स्टेट यूजिंग फायर आर्म्स एज अर्ली एज 530 एंड हाई क्वालिटी गन पाउडर कैनन्स बाय 1660 सेंचुरी। ठीक है, बिल्ड अ पावरफुल स्टेट। तो होम्स की अगर बात करें तो इन्होंने पावरफुल एक स्टेट बनाया, किस आधार पे, गन पाउडर और कैनन वगैरह का इस्तेमाल करके। सॉरी गाइस, मुगल कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात कर लें 1665 में देखते हैं पहले। 1665 में मुगल फोर्सेस अंडर मीर जुमला, ठीक है भाई, ये देखिए मीर जुमला के अंडर में अहोम्स को डिफीट करती है। लेटर 1671 में अहोम जनरल लचित बरफुखान डिफीटेड द मुगल आर्मी ऑफ औरंगजेब एट द बैटल ऑफ
सराई घाट। तो बैटल ऑफ सराई घाट में, ठीक है, अहोम का एक जनरल था जिसका नाम लचित बारफुखान था। उन्होंने मुग़ल आर्मी, जो औरंगजेब की मुग़ल आर्मी थी, उसको सराय घाट के युद्ध में हराया। पाइक सिस्टम क्या था भाई? पाइक द अहोम स्टेट डिपेंडेंट ऑन द फोर्स लेबर, ठीक है, फोर्स लेबर पर डिपेंडेंट था। दोज फोर्स टू वर्क वर कॉल्ड पाइक्स। जो लोग काम करने के लिए फोर्स किए जाते थे उनको पाइक्स कहते हैं। विलेज सेंट पाइक्स बाय रोटेशन बेस्ड ऑन द सेंसस फिगर्स। तो विलेज जो है पाइक्स कैसे भेजते थे? रोटेशन बेस पे भेजते थे और सेंसस के आधार पे। कल्चर क्या था इनका? सोफिस्टिकेटेड कल्चर, वेयर पोर्ट्स वर ग्रांटेड लैंड, ठीक है, पोएट्स वर ग्रांटेड लैंड, संस्कृत वर्क्स वर ट्रांसलेटेड एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स कॉल्ड बुरांजीस वर रिटन इन द अहोम एंड असमीज लैंग्वेज, ठीक है, बुरंजीस वर रिटन इन अहोम एंड असमीज लैंग्वेज, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट है यार इसका पाइक भाई, है ना, इसको ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ देखा है मैंने अभी रिसेंटली कहीं पे, ठीक है। तो चैप्टर 5 में अगर की फैक्ट्स देखते हैं तो टांडा क्या था भाई? कारवा था बंजारा का, ठीक है, हु सर्व द प्राइमरी ट्रेडर्स। तो बंजारा का जो कारवा था उसको क्या कहते थे? टांडा। 84 क्या था? ये 84 विलेजेस का एक गोंड किंगडम था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। पाइक्स क्या था? पीपल फोर्स टू वर्क फॉर द अहोम स्टेट अंडर द रोटेशन लेबर सिस्टम। बुरांजिस क्या था? हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स रिटर्न फर्स्ट इन द अहोम एंड लेटर इन असमीज। रानी दुर्गावती कौन थी? गोंड क्वीन थी, हु रूल्ड गढ़ा कटाव एंड डाइड फाइटिंग मुगल जनरल आसिफ खान, ठीक है यार। मतलब बहुत मामला आप लोगों के लिए मैंने इजी बना दिया, हलवा बना दिया एकदम, ठीक है, हलवा बना दिया है भाई, ठीक है, ठीक है। 6th चैप्टर आएगा फिर, ठीक है भाई। क्वेश्चन देख रहे हैं। द कारवान ऑफ द ट्रेडर नोमेडिक बंजाराज और पॉपुलरली नोन एज, ठीक है यार, ये अभी पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ रहे हैं इसको। टांड है इसका, ठीक है, इसका होगा टांड। गढ़ होगा नहीं इसका, पाइक होगा नहीं इसका, बुरांजीज अलग चीज़ है, ये होगा नहीं, ठीक है। अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द गोंड्स 84 वाज कंपोज बाय हाउ मेनी विलेजेस? 84। 84 हाँ 84 विलेजेस का वो था, ठीक है। द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स रिटन बाय द अहोम्स फर्स्ट इन देयर ओन लैंग्वेज एंड देन असमीज आर कॉल्ड बुरांजीज। इसका बुरांजीज होगा भाई आंसर, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर? बुरांजीज होगा भाई, ए है इसका आंसर, ठीक है। तारीख नहीं होगा, शस्त्राज नहीं होगा, प्रशस्ति नहीं होगा, ये नहीं होंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। द फेमस बैटल ऑफ 1671 इन विच अहोम जनरल लचित बरफुखान डिफीटेड द मुगल फोर्सेस इज नॉन एज बैटल ऑफ, बताओ भाई बैटल ऑफ किस नाम से जाना जाता था? जिसमें अहोम के जनरल जो हैं लचित बरफुखान ने मुगल आर्मी को हरा दिया था, वो क्या कहलाए जाते हैं? वो बैटल ऑफ सराय घाट कहलाया जाता है, ठीक है। तो गाइस कैसा रहा ये चैप्टर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हमारा 6th, 7th और 8th चैप्टर से बचा है, ये 3 भी हम तुरंत से निपटा लेंगे चुटकियों में बजाते हुए, आप लोग चिंता मत करिए इस सब का, है ना, ठीक है। क्या आप लोग मुझे 1 मिनट देंगे? मैं पानी पी लेता हूँ। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू गाइज आप लोगों के पेशेंस के लिए। हमने पानी पी लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, बाकी के बचे हुए 3 चैप्टर्स को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है। राइज ऑफ भक्ति, ठीक है। एज ट्रेड एंड एम्पायर्स ग्रो द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ थ्रू डिवोशन भक्ति गेंड वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द भागवत गीता। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो देखते हैं हम एम्पायर्स ग्रो हुए, ट्रेड्स बढ़े, तो वैसे ही हम देखते हैं कि सुप्रीम गॉड का जो आइडिया है वो बढ़ता चला गया,
वो सुप्रीम गॉड जो इंसान को रीबर्थ के इस साइकिल से निकाल सकते हैं। ठीक है, किस तरह से? बाय द आइडिया ऑफ डिवोशन और भक्ति। और ये बहुत पॉपुलैरिटी इसको मिली। ये आइडिया किस चीज़ पे बेस्ड था या किस चीज़ से इन्फ्लुएंस था? ये भागवत गीता से इन्फ्लुएंस था। तो भक्ति मार्ग की अगर जब भी बात सुनेंगे आप तो उसे भागवत गीता से जरूर जोड़ दीजिएगा भाई। ठीक है, ठीक। पुराणिक इन्फ्लुएंस की बात कर लेते हैं। तो पुराणिक इन्फ्लुएंस में क्या देखते हैं हम? तो पुराणिक इन्फ्लुएंस के जो पुराने देवता थे, शिव, विष्णु और दुर्गा, इनको हम फिर से सुप्रीम डिटीज़ के तौर पे उभरते हुए देखते हैं। और ये बहुत बड़े स्तर पे इनकी पूजा अर्चना शुरू होती है। लोकल मिथ्स एंड लीजेंड्स वर इंटीग्रेटेड इनटू पुराणिक स्टोरी। जो लोकल मिथ्स और कहानियाँ थी वो उनको सपोर्ट मिला पुराणिक स्टोरियों से, और ये जो गॉड्स हैं वो फिर से इमरजेंस में आ गए। ठीक है, तो भक्ति इन साउथ इंडिया देख लेते हैं, नयनार्स और अलवार्स। ठीक है भाई, भाई सही आ रहा है ना अभी तक? कुछ मिसिंग तो नहीं है? देखो यार, अगर मेरी तरफ से कुछ हो रहा है तो बताओ, आप लोग हाईलाइट करो तुरंत। ठीक है, सेंट्स की अगर बात कर लेते हैं, इमर्ज्ड बिटवीन 7th to 9th सेंचुरी। ठीक है, प्रीचिंग आर्डेंट लव फॉर शिवा एंड विष्णु। ठीक है, तो ये किस वक्त में उभर रहा था? 7वीं और 9वीं सेंचुरी के बीच में उभर रहा था, जो कि क्या बात कर रहा था? शिव और विष्णु के लिए जो है अद्भुत प्रेम और भक्ति भाव की कल्पना को उजागर कर रहा था। नैनार्स की बात कर लेते हैं। नैनार्स में देखते हैं हम कि 63 सेंट्स जो हैं वो डिवोटेड हुए शिवा के लिए। तो नैनार्स, पहली बात तो यही पूछ लिया जाता है कि इससे एसोसिएटेड है शिवा से। कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, पोर्टर्स, हंटर्स, सोल्जर्स एंड ब्राह्मण्स, फेमस सेंट्स अपार, ठीक है, संबादार, सुंदरार, मणिकवासागार, कंपोजिशन कंपाइल इन तेवाराम, ये भी इम्पोर्टेंट है, तेवाराम और तिरुवक्काकुम। ठीक है, और अलवार के अगर सेंट देखा जाए तो ये सिर्फ 12 सेंट थे। ये विष्णु जी की आराधना से जुड़े हुए लोग थे। इनमें फेमस थे पेरियालवार, अंडाल, हिज डॉटर। ठीक है, इसका मतलब होता है, अंडाल का मतलब टोंड्रा, यार थोड़ा सा देखो इसमें दिक्कत होगा, टोंड्रा डिपोडी एंड नमलवार। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बनाए? इन्होंने दिव्या प्रबंधम बनाए। लिंक्स टू टेम्पल की बात करें, चोला और पांड्या किंग बिल्ट ग्रांड टेम्पल्स अराउंड श्राइन्स विजिटेड बाय सेंट पोएट्स, लिंकिंग टेम्पल वर्शिप डायरेक्टली टू द भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है, अब फिलॉसफी क्या है भक्ति की मूवमेंट की वो देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, फिलॉसफी की बात करें, अगर संग्रा फिलॉसफी की बात करते हैं तो 8th सेंचुरी केरला की बात है। ये अद्वैतवाद को बात करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। ये किसकी बात करते हैं? संकरा फिलॉसफी है वो बात करता है अद्वैतवाद की। अद्वैतवाद क्या था? ये डॉक्ट्राइन थी वननेस की, इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड की। ही टॉट दैट ब्राह्मण्स is the ultimate formless reality and viewed the world as an illusion, माया। ठीक है, और वर्ल्ड को इन्होंने कैसे देखा? वो माया के तौर पे देखा, और ब्राह्मण को अल्टीमेट रियलिटी माना। ठीक है, और वर्ल्ड को इल्यूजन के तौर पे देखा, माया के तौर पे। रामानुजा की बात कर लेते हैं, 11वीं सदी में थे, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। एडवोकेट किया इन्होंने किसको? विशेष अद्वैतवाद को। ठीक है, तो ये वननेस को क्वालिफाई करते हैं, वेयर द सोल रिमेन्स डिस्टिंक्ट इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड। और सोल चाहे वो सुप्रीम गॉड से जाके मिल भी जाए, फिर भी वो बाकी का जो ग्रुप है, बाकी का जो समूह है इंसान का, उससे अलग रहती है, यानी कि डिस्टिंक्ट है, वो अलग है उससे, यूनिक है उससे।
ही प्रीच इंटेंस डिवोशन टू विष्णु एज द पाथ टू साल्वेशन। इनके अनुसार, रामानुजू के अनुसार, विष्णु जी की अगर आराधना करेंगे तो ही आपको साल्वेशन मिलेगा। ठीक है, बसवन्ना पे भाई सीधा सवाल आया है, अभी बसवन्ना पे सीधा सवाल आया है। ठीक है, बसवन्ना जो है वीर सेविज्म से जुड़े हुए थे। ठीक है, कर्नाटका में 12वीं सदी में बसवन्ना ने अपना काम शुरू किया। अल्लम्मा प्रभु और अक्का महादेवी इनके साथी थे। कोर फिलोसफी क्या था? एक स्ट्रांगली आर्ग्यूड फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, अपोज्ड ब्राह्मणिकल आइडियाज ऑन कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड कम्प्लीटली रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स एंड आइडियल वर्शिप। ठीक है, ठीक है, भक्ति मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन थे? 13वीं से 17वीं सेंचुरी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे दानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम थे, सखूबाई थी। फैमिली ऑफ चोकमेला था, बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट। विट्ठल कल्ट की अगर बात करें तो फोकस्ड ऑन लॉर्ड विट्ठल, फॉर्म ऑफ विष्णु। पंढरपुर और वरकारी सेक्ट्स जो हैं वो एनुअल पिलग्रिमेज के इनके सेंटर थे। आइडियोलॉजी की अगर बात करते हैं, रिजेक्ट किया इन्होंने रेनोन्सिएशन को। सेंट्स लिव्ड विद देयर फैमिलीज, इस परंपरा में सेंट्स जो है अपनी फैमिली के साथ रहते थे, अर्न करते थे लाइवलीहुड को। असर्टेड दैट ट्रू भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन, तो ये लोग बताते हैं कि असली भक्ति वही है जो दूसरे के दर्द को समझे और उसमें हिस्सेदारी ले। ठीक है, तो उसके बाद में क्या कहते हैं? इचोड़ बजे गुजराती सेंट नरसिंह मेहता। ठीक है, दे वर वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। नाथपंथीज की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, नाथपंथीज की बात करते हैं। फिलोसफी क्या थी इनकी? क्रिटिसाइज्ड कन्वेंशनल रिलीजन, रिचुअलिज्म एंड सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो नाथपंथी जो क्या है वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं और बाकी कन्वेंशनल रिलीजन, रिचुअलिज्म और सोशल ऑर्डर को जो है ये उसके खिलाफ आर्ग्यू करते हैं। पाथ टू साल्वेशन इनके अकॉर्डिंग क्या था? ठीक है, एडवोकेटेड रिनोन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इनके अनुसार अगर आपको साल्वेशन ग्रहण करना है तो आपको क्या करना होगा आदरणीय? आपको करना होगा रिनोन्सिएशन। ठीक है, दुनिया छोड़ देनी होगी आपको। ठीक है, रिनोन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड, मेडिटेशन टू द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड इंटेंस ट्रेनिंग टू द माइंड एंड बॉडी थ्रू योगा आसनाज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। इस्लाम और सूफीज़म की अगर बात करें, सूफी मुस्लिम मिस्टिक्स थे हु रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी, एम्फेसाइजिंग लव, डिवोशन टू गॉड एंड कंपेशन टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बींग्स। तो सूफीज़म जो है मुस्लिमों के मिस्टेटिक्स जो थे, वो जो लोग आउटवर्ड रिलीजियसिटी की बात को रिजेक्ट कर रहे थे, एम्फेसाइज कर रहे थे डायरेक्ट लव पे, डिवोशन टू गॉड पे और कंपेशन टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग की जो बात कर रहे थे, उनके ही विषय में सूफीज़म है। अगर हम प्रैक्टिसेस की बात कर लें कि सूफीज़म कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे, तो उसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, प्रैक्टिसेस जो इन्होंने डेवलप की, ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम बनाए इन्होंने। ठीक है, अंडर अ मास्टर की क्या होता था? पीर होता था भाई। ठीक है, इस पर सीधा यूजिंग जिक्र, चैंटिंग और समा, सिंगिंग, रक्स, डांसिंग, कंटाम्पलेशन एंड ब्रेथ कंट्रोल, दिस गिव राइज टू द सिलसिलाज स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी। ठीक है, तो इनके अनुसार ये डिफरेंट ट्रेनिंग के इन्होंने मीडियम अपनाए, जिसमें ये मास्टर पीर के अंतर्गत जिक्र करते थे, समा करते थे, सिंगिंग करते थे, रक्स डांसिंग करते थे, कंटाम्पलेशन एंड ब्रेथ कंट्रोल करते थे। चिश्ती अगर सिलसिले की बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सूफी ऑर्डर लेड बाय टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले। ठीक है, चिश्ती सिलसिला किसके द्वारा? वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, ये सब याद नहीं रखना है, लेड बाय टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ये याद रखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ है? अजमेर में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे, दिल्ली में इनका है। बाबा फरीदुद्दीन गंजेशकर पंजाब में। ठीक है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली। और ठीक है, बंदा नवाज कहाँ पे हैं? बंजानगर गिसुदराज गुलबर्गा में है। ठीक है, फिर खानकाह क्या होती है? सूफी हॉस्पाइस होती है। सूफी रहने की जो जगहें होती हैं उनको खानकाह कहते थे। वेयर डिसाइपल्स, रॉयल्टी एंड ऑर्डिनरी पीपल गैदर टू डिस्कस स्पिरिचुअलिटी। ठीक है,
तो उन्हीं को हम खानकाएँ कहते थे। सॉरी गाइस, ठीक है। अगर छठे चैप्टर के हम फैक्ट देख लें, तेवाराम और तिरु तिरु तिरुवक्काकम का जो क्या है, ये सेक्रेड एंथोलॉजीज हैं कंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ द शिवा वर्शिप्ड नयनाराज, ठीक है। दिव्या प्रबंधम क्या है भाई, सेक्रेड एंथोलॉजी कंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ विष्णु वर्शिपिंग अलवार्स। तो ये एक तरह की सेक्रेड एंथोलॉजी थी जो कि क्या थी, विष्णु वर्शिप में अलवार्स में जो मेथड्स यूज किए उनके बारे में थी। अद्वैत क्या है, शंकराचार्य की ये शंकराचार्य की फिलॉसफी थी जिसमें सिस्टम एडवोकेटिंग द वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल इन गॉड, ठीक है। तो क्या बात कर रहा है अद्वैतवाद, वननेस ऑफ सोल इन गॉड, ठीक है, वननेस, ठीक है, ठीक है। विशेष अद्वैतवाद क्या है भाई, रामानुजा की एक क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म सिस्टम एम्फसाइजिंग डिवोशन टू विष्णु। बसवन्ना क्या थे, इनिशिएट द सोशियो रिलीजियस वेयर सवे मूवमेंट इन 12th सेंचुरी कर्नाटका, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, है ना, क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। The compiled songs of Alvars and Vaishnavas saints of South India are gathered in which of the following text, ठीक है, बताइए भाई। तिरुवक्कम अभी पढ़ के आए हैं ना ऊपर से, ठीक है, ठीक है। तो बी आंसर है इसका। Who among the following was the 18th century philosopher from Kerala who preached the doctrine of अद्वैतवाद। तो बताइए भाई अद्वैतवाद किसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये रामानुजा की बात करते हैं। यार इसका आंसर जो है संकरा होगा, ये शंकराजी होंगे इसका आंसर, ठीक है। द वीर शैव मूवमेंट विच स्ट्रांगली डिफेंडेड द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस बीइंग एंड रिजेक्टेड आइडल वर्शिप ओरिजिनेटेड इन विच मॉडर्न इंडियन स्टेट, ठीक है। वीर शैव बताइए भाई, बताइए भाई जल्दी बताइए, ठीक है। तो ये कर्नाटक में उभर रहे हैं भाई, ठीक है। मैच द फॉलोइंग सूफी सेंट विद देयर प्रिंसिपल हेडक्वार्टर्स, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर में थे, तो फर्स्ट का बी हो गया। फर्स्ट का बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये दोनों नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ये दिल्ली में है, ठीक है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ है, ये दिल्ली में है, ठीक है। तो 2 का 1 देख लो भाई, 2 का 1 इसी में है, तो ये आंसर हो गया हमारा इसका, ठीक है। तो बंदा नवाज गिसूदराज कहाँ है, गुलबर्गा में है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हमारा इस तरह से हो जाता है ख़त्म। फिर हम आ जाते हैं भाई चैप्टर 7 पे, ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, ठीक है। ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, ठीक है भाई। अब बताओ कैसा चल रहा है मामला, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो अभी बता दीजिए उसको, ठीक है। और सब सही चल रहा है तो वो भी सही है, ठीक। आगे बढ़ूं, फिर आगे बढ़ूं, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स की बात है इसमें, ठीक है। द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करेंगे चेरा और मलयालम क्षेत्र में। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ किंगडम की बात करते हैं, तो 9वीं सेंचुरी में चेरा किंगडम ऑफ यार इसमें ना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत होता है, महोदयापुरम वाज इस्टेब्लिश्ड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर परजेंडे केरला, ठीक है। परजेंडे केरला में जो है, जो
चेरा किंगडम की स्थापना हुई कब? 9वीं सेंचुरी में। द राइज ऑफ मलयालम रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट टू ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस मेकिंग इट वन ऑफ द अर्लीस्ट रीजनल लैंग्वेजेस यूज टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, दो जो रूलर्स थे उन्होंने मलयालम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया। वन ऑफ द अर्लीस्ट रीजनल लैंग्वेज थी यूज्ड फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो ये इसको मलयालम को ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए यूज होने वाली अर्लीस्ट लैंग्वेजेस में से एक बना देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो चेरा जो थे ये सांस्कृतिक ट्रेडिशंस से भी हैवीली अपने ट्रेडिशंस को ड्राइव करते थे। ठीक है, रीजनल टेम्पल थिएटर केरला बोरोड स्टोरीज फ्रॉम सांस्कृतिक एपिक्स। ठीक है, तो जो केरला में स्टोरीज हैं वो संस्कृत है। या मनी परवलम की बात कर लेते हैं, तो ये 14वीं सेंचुरी टेक्स्ट था जो लीलाती लक्कम डीलिंग विद द ग्रामर एंड पोएटिक्स वाज कंपोज्ड इन मनी परवलम, लिटरली मीनिंग डायमंड्स एंड कोरल्स। भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। ठीक है, मैं जान रहा हूँ हमसे प्रोनाउंसिएशन भी इसकी नहीं हो रही है, बट यार ये सवाल आते हैं इस पर। विच रेफर्स टू द ब्लेंडिंग ऑफ संस्कृत एंड लोकल रीजनल लैंग्वेजेस मलयालम। ठीक है, रूरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। लोकल डेटी इन पुरी उड़ीसा, local deity was Jagannath, literal meaning Lord of the world, a form of Vishnu. ठीक है, originally sculptured out of wood by local tribals and deity was literally identified with the Lord Vishnu. ठीक है, तो ये लॉर्ड विष्णु की एक प्रतिमा थी जिसका मतलब था जगत के स्वामी। ठीक है, और इनका जो है मूर्ति जो बनाई जाती थी वो वुड से बनाई जाती थी। ठीक है, और लॉर्ड विष्णु से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है या उन्हीं को समझा जाता है। रॉयल पैट्रोनोज की अगर बात करें तो रॉयल पैट्रोनोज जो कि इनको मिली इस कल्ट को, जगन्नाथ कल्ट को, वो 12वीं सदी में किंग अनंत वर्मन से मिली ऑफ गंगा डायनेस्टी। डिसाइडेड टू बिल्ड अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। तो पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर किसने बनवाया? गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन ने। पॉलिटिकल डोमिनेंस की अगर बात करें तो 1230 किंग अनंगा भीमा अनंग भीमा थर्ड डेडिकेटेड हिज इंटायर किंगडम टू द डेटी एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए डिप्यूटी ऑफ गॉड। ठीक है, तो 1230 में किंग अनंग भीमा जो है अनंग भीमा तृतीय जो हैं वो अपनी पूरी किंगडम को डेटी के लिए समर्पित कर देते हैं और अपने आप को डेप्यूटी ऑफ गॉड डिक्लेयर कर देते हैं। अगर इन्वेजन्स की बात करें, सिंस द टेम्पल बिकम अ पावरफुल सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज एंड सोशल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल कॉन्क्यूरेंस मुगल, मराठा एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल टू मेक दिस रूल एक्सेप्टेबल टू लोकल पीपल। ठीक है, फिर जल्दी से रिवीजन का मकसद है सिर्फ, है ना। राजपूत और ट्रेडिशंस की अगर बात करें, ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म की बात करें, राजपूताना 19वीं सदी की अगर बात करें तो ब्रिटिश रेफर टू द प्रेजेंट डे राजस्थान एज राजपूताना। तो ब्रिटिशर्स ने राजपूताना जिसको कहा है उसको प्रेजेंट डे राजस्थान के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है, इम्प्लाइंग टू इट वाज इनहेबिटेड मेनली बाय राजपूत दो अदर कम्युनिटीज लिव्ड हियर देयर टू। ठीक है, वॉलार एंड सेक्रीफाइस की अगर बात करें तो 18th सेंचुरी में राजपूत रूलर्स लाइक पृथ्वीराज चौहान चेरिश द हीरोइक आइडियल ऑफ फाइटिंग वायलेंटली चूजिंग डेथ ऑन द बैटलफील्ड ओवर द डिफीट। तो इस तरह की कहानियाँ राजपूतों के बारे में हैं जो कि वैलोर और सेक्रीफाइसेस के लिए जाने जाते हैं। माइंस्ट्रेल्स एंड सती की अगर बात करें तो स्टोरीज ऑफ राजपूत हीरोज हु रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स sung by specifically trained minstrels. These stories often depicted dramatic loyalty, friendship and love alongside practices like sati. तो राजपूतों की जितनी भी कहानियाँ आज हमारे पास हैं वो सारी की सारी हीरोइक कहानियों के तौर पे सुनाई गई हैं या गाई गई हैं। किन के द्वारा गाई गई हैं? उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के दरबार में रहे कुछ लोग जो थे बार्ड के तौर पे काम करते थे उस वक्त में, उनके द्वारा। तो यही कहानियाँ फिर बाद में धीरे धीरे जो कि प्यार मोहब्बत दोस्ती के बारे में थी, और यही कहानियाँ सती जैसी परंपराओं को भी मेंशन कर जाती हैं। ठीक है, चलिए
बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। ठीक है, अगर कथक की बात करें तो द टर्म कथक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कथा मीनिंग द स्टोरी। ठीक है, तो कथक का मतलब है, कथा का मतलब है स्टोरी। ठीक है, कथक वार ओरिजिनली कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हु परफॉर्म यूजिंग जेस्टर एंड सॉन्ग्स। तो कथक के माध्यम से क्या होता है, कहानियाँ बताई जाती हैं, कहानियाँ नरेट करी जाती हैं नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में। उन्हीं कथकरों को, उन्हीं का जो नाम कथक था और उसी से कथक जो है डांस का फॉर्म लिया गया है। एवोल्यूशन की अगर इसकी बात कर लें, ठीक है, तो 15 से 16वीं सदी के बीच में कथक जो है डिस्टिंक्ट डांस के तौर पे इवॉल्व होता है और भक्ति मूवमेंट की में इस भक्ति मूवमेंट का उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, ठीक है भाई। कोर्टली पैट्रोनेज की अगर बात करें तो मुगल्स कथक के बड़े शौकीन थे। ठीक है, रैपिड फुटवर्क एंड हैंड एक्सप्रेशन को लेके इन जगहों पे इनको अप्रिसिएट किया जाता था। घरानाज की अगर बात करें, इट स्प्लिट्स इनटू टू मेजर ट्रेडिशंस और घरानाज, द कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर घराना, द कोर्ट ऑफ लखनऊ लखनऊ घराना वेयर इट फ्लोरिस्ड अंडर द वाजिद अली शाह एंड लास्ट नवाब ऑफ अवध। ठीक है, पेंटिंग फॉर पैटर्न्स मिनिएचर आर्ट। अगर पेंटिंग और मिनिएचर आर्ट की बात करें तो मिनिएचर्स क्या होते थे, ये स्मॉल साइज पेंटिंग्स होती थी, स्मॉल साइज पेंटिंग्स होती थी भाई, है ना, यूजुअली डन इन वाटर कलर्स और पेपर क्लॉथ और पाम लीव्स। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। ठीक है, मुगल स्कूल की बात कर लेते हैं। मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने पैट्रनाइज किया हाईली स्किल्ड पेंटर्स को और उन्होंने मिनिस्क्रिप्ट बनाए हिस्ट्री के लिए और पोएट्री में छापे। अगर हिमालयन रीजनल स्टाइल की बात कर देते हैं तो वहाँ बसोहली स्टाइल एक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक बसोहली स्टाइल पाया जाता है। तो ये एक बोल्ड और इंटेंस स्टाइल था जो कि 17वीं शताब्दी में प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश का एक पॉपुलर टेक्स्ट पेंटेड स्टाइल में भानु दत्ता की रसो मंजरी के रूप में फेमस हुआ। कांगड़ा स्कूल की बात कर लेते हैं तो कांगड़ा स्कूल जो है नादिर शाह के इन्वेजन के वक्त 1739 में मुगल आर्टिस्ट टू फ्ली टू द हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उस वक्त में ही इन्होंने इसको दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय द सॉफ्ट कलर्स कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स इंस्पायर्ड बाय द वैष्णवाइट ट्रेडिशंस। तो जब 1739 के समय में जब नादिर शाह ने दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया तो उस वक्त में जब मुगल्स जो है हिमाचल में जाके बस गए तो उसी वक्त में कांगड़ा जो ट्रेडिशन ही वो आई प्रोविलेंस में। ये कहानियाँ आप लोगों को याद रखनी है, ये क्वेश्चन सॉल्व कराती हैं। ठीक है, अगर बंगाल की क्लोजर लुक की बात करें, बंगाल को अगर ध्यान से देख लेते हैं। बंगाल में क्या था, वाइल बंगाली इज कंसिडर्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत से ही जन्म लिया इसने। इट इज़ अर्ली हिस्ट्री संस्कृत हैड इट्स ओन रूट। ठीक है, बिटवीन 4th and 3rd century BC ट्रेड लिंक्स विद द मगधा लीड इट टू द ग्रोइंग संस्कृत इन्फ्लुएंस। तो मगध के साथ जो बंगाल का ट्रेड था उसी ने संस्कृत के इन्फ्लुएंस को बंगाल पे बढ़ाया। हालांकि बंगाली को भी जो है संस्कृत से ही निकला हुआ माना जाता है। लिटरेचर की अगर बात कर रहे हैं तो अर्ली बंगाली लिटरेचर इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, टू कैटेगरीज होता है। संस्कृत डिपेंडेंट जो लिटरेचर था पहला, और संस्कृत इंडिपेंडेंट जो था। ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स लाइक मंगल काव्यास, भक्ति लिटरेचर और चैतन्य दवा जैसी बायोग्राफी जो है इन सबको ट्रांसलेट किया गया। ये संस्कृत के बड़े टेक्स्ट थे उससे बंगाली में। तो ये हो गया जो कि संस्कृत पर डिपेंडेंट था। और संस्कृत से इंडिपेंडेंट जो था ओरल लिटरेचर लाइक मयनमाती और गोपी चंद्र सॉन्ग, फेरी टेल्स, फोक सॉन्ग्स और बार्ड्स, ये सारी चीज़ें हैं ये इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई कहाँ पे, बंगाल में। पीर्स एंड टेम्पल्स की अगर बात कर लें, पीर्स एंड टेम्पल्स एज पीपल माइग्रेटेड ईस्टवर्ड टू फॉरेस्टेड डेल्टा एरियाज वेयर दे लुक फॉर कम्युनिटी लीडर्स, these guides who held supernatural powers were called peers।
अ पर्शियन टर्म इज स्पिरिचुअल गाइड। अभी बताता हूँ क्या है ये। लोकल ग्रुप्स बिल्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स इन बंगाल, ठीक है, मिमिकिंग द डबल फ्रूट दो चाला और फोर रूट चौचाला थेस्ट हर्ट्स फॉर विलेज। तो हुआ क्या कि जब इस वक्त में माइग्रेशन हुआ ईस्टवर्ड, तो उन्होंने देखा कि फॉरेस्टेड डेल्टा एरिया में कम्युनिटी लीडर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ी, जो कि अपने आप को सुपर नेचुरल पावर वाले लोग बताते थे। इन्हीं को पीर्स कहते थे। पीर का मतलब एक्चुअली मास्टर होता है, टीचर होता है, जो कि पर्सन सब स्पिरिचुअल गाइड से भी लिया गया है। और लोकल ग्रुप्स की अगर बात करें तो इन्होंने मंदिर बनवाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल बंगाल में जो डबल रूफ था उसको दूचाला कहा गया, और जो 4 रूफ वाला था उसको चौचाला कहा गया, ठीक है। ये गांव की जो थेस्ट विलेजेस थी, थेस्ट हट्स थी, उनके बारे में है, ठीक है। ठीक है भाई, की फैक्ट्स देख लेते हैं। महोदयापुरम क्या था, 9th सेंचुरी में चेरा किंगडम थी, मॉडर्न डे केरला के वक्त में। तो लीलाती लक्कम क्या था, 14वीं सदी में ग्रामर का एक पोएटिक टेक्स्ट था रिटन बाय मनी परवलम, ठीक है। अनंत वर्मन क्या था, गंगा डायनेस्टी का वो राजा था जिसने जगन्नाथ टेम्पल बनवाया। घरानाज क्या थे, 2 मेजर ट्रेडिशंस थे, कथक डांस के जयपुर और लखनऊ। बसोहली क्या था, ये हिमाचल का एक बोल्ड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स था, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। रसमंजरी क्या था भाई, संस्कृत टेक्स्ट बाय भानुदत्ता इलिस्ट्रेटेड इन बसोहली लिटरेचर स्टाइल, संस्कृत टेक्स्ट था भानुदत्ता का। पीर क्या था, पर्शियन स्पिरिचुअल गाइड और सेंट्स फिगर्ड इन मिडिवल बंगाल। भाई अच्छा रिवीजन हो रहा है कि नहीं यार, ये बताओ। चलो छोड़ो बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो। वाह, बस लास्ट चैप्टर है हमारा ये, ठीक है, ठीक है। द 14th सेंचुरी टेक्स्ट लीलातिलक्कम डील्स विद, 14th सेंचुरी का जो टेक्स्ट था लीलातिलक्कम, वो किस चीज़ से डील करता है, ठीक है। क्लासिकल कथक से नहीं यार, टेम्पल आर्किटेक्चर उड़ीसा नहीं, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स ऑफ मणिपुरम, ठीक है, सी सही है इसका, ठीक है। हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पुरुषोत्तमा जगन्नाथ टेम्पल एट द पुरी इन द 12th सेंचुरी, ठीक है। कौन था, हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुरुषोत्तमा जगन्नाथ टेम्पल एट द पुरी इन 12th सेंचुरी, कौन था भाई ये, वाजिद अली शाह नहीं, पृथ्वीराज चौहान नहीं, किंग अनंत वर्मन ऑफ गंगा डायनेस्टी, यही था भाई, ठीक है। तो आ जाते हैं भाई, अंडर हुज पैट्रोनेज डिड कथक ग्रो इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म फ्रॉम इन द लखनऊ घराना, किसके उसमें था भाई, ये वाजिद अली शाह था यार इसका जवाब, ठीक है भाई। क्या था, वाजिद अली शाह इसका जवाब है। सुजाउद्दौला नहीं है, अकबर नहीं है, असदुद्दौला नहीं है। रसमंजरी अ पॉपुलर टेक्स्ट पेंटेड इन द बोल्ड बसोली स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज रिटन बाय, बताओ भाई, भानुदत्ता है ना भाई, ज़्यादा समय क्यों ही कपाना। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, अर्ली बंगाली लिटरेचर वाज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन संस्कृत ट्रेडिशन, ये फॉल्स है भाई। वो इंडिपेंडेंट भी था, 2 तरीक़े से था, एक इंडिपेंडेंट था, एक जो है डिपेंडेंट था संस्कृत पे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर गाइस, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करेगा ये। ठीक है, द क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर देख लेते हैं कैसे हुआ। औरंगजेब का डेक्कन कैंपेन था, वो एक बड़ा कारण था। एम्परर औरंगजेब फॉट protracted and exhausting war in the Deccan which severely depleted the empire's military and financial resource। ठीक है, तो औरंगजेब ने जो डेक्कन का एक एग्जॉस्टिंग वॉर किया, उसने ना सिर्फ इनको थका दिया बल्कि एम्पायर का मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्स को भी एग्जॉस्ट किया, ख़त्म कर दिया। इन इफ़िशियंट लेटर मुगल्स के जो बाद के सक्सेसर्स थे औरंगजेब के बाद के, वो बहुत इनफिशियंट रहे, ये भी एक बड़ा कारण था। पावरफुल इंपीरियल गवर्नर सूबेदार हु स्लोली गेंड कंट्रोल ओवर द रीजनल टैक्स रेवेन्यू, दीवानी एंड मिलिट्री कमांडर्स, फौजदारी एटसेट्रा। तो इससे क्या हुआ कि जो रीजनल
जो किंगडम्स थी, रीजनल में जो एस्पिरेशनल लोग थे, वो धीरे धीरे फौजदारी और दीवानी पे कंट्रोल करके टैक्स रेवेन्यू जो है अपने कंट्रोल में लेके चीज़ें अपनी अपनी करने लगे, और रीजनल किंगडम्स का हम इमरजेंस देखते हैं। फॉरेन इन्वेजन की बात करें तो सन 1739 में पर्शियन रूलर नादिर शाह आते हैं, दिल्ली को लूटते हैं, ठीक है, और अपने साथ पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड के साथ साथ में इमेंस ऑफ वेल्थ ले जाते हैं। अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली इन्वेड करते हैं नॉर्थ इंडिया को 5 बारी 1748 से 1761 के बीच में। तो मामला ये था कि चारों तरफ से गंगा लूट रही थी भाई, ठीक है। फैक्शनल नोबिलिटी की अगर बात करें, ठीक है, फैक्शनल नोबिलिटी की अगर बात करते हैं तो लेटर मुगल्स एम्परर बिकम मोर मेयर पपेट इन द हैंड्स ऑफ 2 राइवल नोबल्स फैक्शंस, ईरानी ऑफ पर्शियन डिसेंट एंड तुरानीज ऑफ तुर्किश डिसेंट। इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट की अगर बात करते हैं तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिक्लाइन 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स इमर्ज, जैसे कि द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, जैसे कि जो पुराने मुगल के वक्त में जो प्रोविंसेस थे वो स्टेट के तौर पर बनाए, जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, विच वर हाईली इन्फ्लुएंशियल एंड मेंटेन्ड फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्परर, ठीक है। और वतन जागीर जिनको दी गई थी वो ऑटोनोमस राजपूत स्टेट एक ये उभर के आ गया। स्टेट्स अंदर इंडिपेंडेंट पावर, स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड बाय मराठा, सिख्स एंड जाट्स वर इमर्ज्ड विद द स्ट्रगल ऑफ मुगल, ठीक है। तो 3 तरह के हमको नए स्टेट दिखते हैं। पहला जो मुगल के ही प्रोविंसेस के रूप जो आगे चल के इंडिपेंडेंट हो गए, एक वो जो वतन जागीर थे वो ऑटोनोमस राजपूत जैसे लोग थे, ठीक है। एक दो स्टेट अंडर इंडिपेंडेंट पावर थे, ठीक है। अगर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस की बात कर लें तो इसमें हैदराबाद हम पाते हैं। हैदराबाद जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया, ये निज़ामुल मुल्क आसिफ जहाँ ने 1724 में बनाया। ही ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया एंड अपॉइंटेड मनसबदार इंडिपेंडेंटली ऑफ दिल्ली। अवध की बात करें तो ये किसने बनाया था, बुरहानुल मुल्क सादत खान ने। He held the combined officers of Subedars, Faujdar and Diwani side to prevent corruption and reduce Mughal influence. He reduced the size of Jagirs and introduced the Ijardari system, revenue farming. तो अवध किसने बनाया, ये बुरहानुल मुल्क ने बनाया, ठीक है। तो इनके बारे में क्या था, ये सूबेदारी, फौजदारी और दीवानी राइट इन्होंने अपने कंट्रोल में लिए, और करप्शन वगैरह के नाम पे, करप्शन वगैरह को रोकने के नाम पे इन्होंने अपनी साइज ऑफ जागीर बढ़ाया और इजारदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इजारदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। बंगाल की अगर बात करें तो मुर्शीद कुली खां सीज्ड कंट्रोल ऑफ बंगाल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ही ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार्स टू उड़ीसा, ठीक है। जितने भी मुगल के बाकी जागीरदार हैं उन सबको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया उड़ीसा में, और ऑर्डर्ड अ मेजर रीअसेसमेंट ऑफ बंगाली लैंड रेवेन्यू, और बंगाल के लैंड रेवेन्यू का फिर से इन्होंने नए तरीके से असेसमेंट करने के लिए बोला। एंड कलेक्टेड टैक्सेस इन कैश विद इमंस स्ट्रिक्टनेस, ड्राइविंग मैनी जमींदार्स टू बोरो मनी फ्रॉम लोकल बैंकर्स, ठीक है। द वतन जागीर ऑफ राजपूत समय के वतन जागीर क्या थे। मैनी राजपूत किंग स्पेशली अंबर और जोधपुर हैड सर्व्ड द मुगल्स विद डिस्टिंक्शन एंड ग्रांटेड ऑटोनॉमी ओवर देयर वतन जागीर होमलैंड स्टेट। तो जो जब राजपूतों को अपने साथ मिलाया गया तो उनकी भूमि इन्होंने वतन जागीर के तौर पर दे दी थी, और तो कुछ लोगों ने जो अपनी लॉयल्टी प्रूव करते गए तो ये लोग वतन जागीर को भी ऑटोनॉमस करा ले गए, तो यही लोग आगे चल के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इन द 18th सेंचुरी दी अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज, ठीक है। तो 18वीं सदी में इन्होंने भी अपनी जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की, जैसे कि सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर एंड बिल्ड सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। भाई ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, स्टेट में भी आया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट सिख स्टेट्स की बात करें तो जैसे कि सिख हो गए, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी इन 7th सेंचुरी, द रोज ऑफ रेबेलियन अंडर द बंदा बहादुर, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 708, ठीक है। इन द 18th सेंचुरी द सिख्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू बैंड्स कॉल्ड जत्थास, लेटर मिसल्स, फॉर्मिंग अ ग्रैंड आर्मी कॉल्ड द दल खालसा, ठीक है। दे इंस्टीट्यूट द राखी सिस्टम। तो बता देता हूँ क्या है। तो जो सरदार लोग थे, वो जो सरदार समाज था, उन्होंने 17वीं सेंचुरी के आसपास आकर
रेबेलियन किया किसके अंडर में, बंदा बहादुर के अंडर में, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 708। ठीक है, इन 18th century द सिक्स ऑर्गेनाइज themselves into the bands called jathas, later missiles, forming a grand army called the दल खालसा। ठीक है, तो दल खालसा नाम की ग्रांड आर्मी इन्होंने बनाई। ठीक है, ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स इन एक्सचेंज ऑफ टैक्स 220% देयर प्रोड्यूस। इन 7099 महाराणा रंजीत सिंह reunited these groups and established his capital at लाहौर। अगर मराठास की बात करें कि पावरफुल रीजनल किंगडम के तौर पे उभरे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि 1630 से 1680 के बीच में रहे और उनकी गुरिल्ला वारफेयर की पॉलिसी के कारण वो सक्सेस हुए। फॉलोइंग हिज डेथ पावर शिफ्टेड टू द पेशवाज प्राइम मिनिस्टर बेस्ड इन पूना। ठीक है, मराठास कलेक्टेड रेवेन्यू थ्रू चौथ a levy of 25% of land revenue. Sir Deshmukhi earned additional 9 to 10% tax levied on the head revenue collector। ठीक है, तो ये देखते हैं कि शिवाजी के अंडर में मराठा एक रीजनल इंडिपेंडेंट किंगडम के तौर पे उभरे। शिवाजी का अगर दौर देखा जाए तो 1630 से 1680 लगभग 50 साल का इनका शासनकाल रहा और गोरिल्ला वारफेयर जो है इनकी टेक्निक जो थी वो बहुत ही सक्सेसफुल रही, उसी के कारण ये आगे बढ़ पाए। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद जो कमान संभाली वो पेशवाओं ने संभाली। पेशवा कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर्स होते थे। इनका सेंटर कहाँ था, पुणे था। अगर मराठाओं की बात करते थे तो ये टैक्स कैसे वसूलते थे, ये चौथ के तौर पे 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू लेते थे और सर देशमुखी 9 to 10% टैक्स लिवाइड टू हेड रेवेन्यू कलेक्टर्स इन एडिशनल टू क्या है चौथ। द जाट क्या होते थे, जाट्स क्या होते थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ चोरामन द जाट्स कंसोलिडेटेड पावर नियर दिल्ली एंड आगरा। ठीक है, चोरामन के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली और आगरा के आसपास अंडर सूरजमल, ठीक है, और 1756 से 1763 में किंग ऑफ भरतपुर इमर्ज एज ए पावरफुल रेजिलेंट स्टेट विद अ स्ट्रॉन्ग। तो किंग ऑफ भरतपुर की इन्होंने स्थापना की, फोर्ट्रेस लाइक द लोहगढ़ फोर्ट। ठीक है, इन लोगों ने बनाए। तो देख रहे हैं भाई, जाट लोग भी सत्ता में आ रहे हैं। चूरामन पहले थे, चूरामन के नेतृत्व के जब तक था तो तब तक दिल्ली आगरा के आसपास थे। फिर सूरजमल साहब आए 1756 से 1763, किंगडम ऑफ भरतपुर इन्होंने इमर्ज की हुई इनके शक्त में। फिर पावरफुल रेजिलेंट आता है, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस लोहागढ़ जैसे बनते हैं फिर उसके बाद में। ठीक है, ठीक है भाई। अगर फैक्ट्स की बात करूँ तो सूबेदार या फौजदार दीवान कौन होते थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे भाई। कौन होते थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे भाई। इजारदार कौन होते थे, सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग और ऑक्शनिंग द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस टू द हाईएस्ट बीडर, नहीं ये सब। वतन जागीर क्या था, ऑटोनोमस हेरिडेटरी लैंड हेल्ड बाय राजपूत रूलर्स अंडर मुगल लीडरशिप। दल खालसा क्या था, द कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेज ऑफ द वेरियस सिख जाट्स और मिसेल्स। राखी सिस्टम क्या था, सिख प्रोटेक्शन सिस्टम वियर कल्टिवेटर्स पेड 20% ऑफ देयर क्रॉप्स एज टैक्स और फॉर सेफ्टी। ठीक है, राखी सिस्टम सिख प्रोटेक्शन सिस्टम था, वियर कल्टिवेशन पेड 20% ऑफ द क्रॉप एज अ टैक्स फॉर सेफ्टी। ठीक है, चौथ क्या था, 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्टेड बाय द मराठा था फ्रॉम नॉन मराठा टेरिटरीज। सरदेशमुखी क्या है, एन एडिशनल 9 to 10% लेवी थी, क्लेम्ड की जाती थी मराठा चीफ्टन्स के द्वारा इन एडिशन टू चौथ। ठीक है, तो चौथ के अलावा जो 9 से 10% लगाई जाती थी उसको सरदेशमुखी कहते थे। ठीक है भाई, क्वेश्चंस देख लें। निज़ामुल मुल्क आसिफ जहाज फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद इन विच ईयर। ठीक है, बताइए भाई। ठीक है, ये ख़त्म हो रहा है ना यहाँ पे, हाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, निज़ामुल मुल्क आसिफ जहाँ फॉर्म द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद इन विच ईयर, बताइए। 1707 नहीं, 1724 सही है। ठीक है, 1739 में नादिर शाह का अटैक हो रहा है, 1761 अलग चीज़ है। कंबाइंड मिलिट्री फोर्स ऑफ वेरियस सिख जाट्स एंड मिसल इन 18th century एज नॉन एज दल खालसा। ठीक है, खालसा पंथ नहीं होगा, गुरमत्ता। अंडर द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, चौथ रिप्रेजेंट अ टैक्स लिवाइड at 25% टैक्स
ऑन लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम प्रोटेक्टेड रीजन्स। ठीक है, बी आंसर है इसका। ठीक है भाई, चल रहा है। ठीक है, अंडर द मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, चौथ क्या था ये बता दिया मैंने आपको, इसका बी था। ठीक है, अवध ये बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी से लगा लेते हैं यार, कुछ दिक्कत हो रहा है इसमें। बंगाल जो है मुर्शीद कुली खां होगा। अवध किसका होगा भाई? ठीक है, अवध बताओ भाई। अवध बुरहानुल मुल्क का होगा। हैदराबाद निज़ामुल मुल्क का होगा। तो देखो ज़रा भाई क्या बन रहा है इसका। ए का बी देखो भाई कहाँ पे, ए का बी यहीं पे है, दो, ये दो कट गए। ठीक है, फिर हमारा दो का देखो भाई, दो का सी देखो, टू का सी देखो भाई, टू का सी यहीं पे है, तो ए होगा इसका आंसर। ठीक है, ए होगा इसका आंसर भाई। फिर स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बर बिल्ड सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड फाउंडेड द सिटी ऑफ जैसलमेर। ये ट्रू है भाई, ये ट्रू है। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों की 7th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ ख़त्म होती है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग 8th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे होंगे और इसी तरह से की क्लास में हम सारी एनसीईआरटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, अपनी तैयारियों को कंटिन्यू करिए। हम लोगों से जुड़ने के लिए, हमारा साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू।